नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर थोड़ी गहरी बात करेंगे, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ। हमारे पास इसकी एक डिटेल समीक्षा भी है, थिंक एंड ग्रो रिच, अ रिव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स। जी हाँ, ये किताब आई तो थी 1937 में, मतलब काफी पुरानी है, पर आज भी पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस साइकोलॉजी में इसका नाम आता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं है, ये एक रिच माइंडसेट बनाने की बात करती, मतलब एक उद्देश्य, विश्वास और वो जो कहते हैं ना, दृढ़ता। हाँ, और हिल ने ये बातें सिर्फ कही नहीं है, उन्होंने बाकायदा रिसर्च की, करीब 25 साल लगाए एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोगों पर, समझने के लिए कि उनकी सफलता के पीछे क्या था। बिल्कुल। और उसी रिसर्च से निकले ये 13 सिद्धांत। अब सारे 13 तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर कुछ जो मुख्य हैं उन पर बात करना जरूरी है, ताकि समझ आए कि हिल का नजरिया था क्या। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। तीव्र इच्छा, डिजायर। ये सिर्फ किसी चीज को चाहना भर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिल के लिए ये एक धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए, पैशनेट। सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। आपको एकदम साफ पता होना चाहिए कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए और उसके लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। वो इसे हर उपलब्धि का स्टार्ट पॉइंट मानते थे, एक स्पार्क जो दिमाग में जलता रहे। अच्छा, और फिर है आत्मविश्वास, मतलब फेथ। ये भी सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हिल के हिसाब से ये अपने लक्ष्य को पाने की काबिलियत पर एक अटूट, एकदम पक्का विश्वास है। उनका मानना था कि यही विश्वास हमारे विचारों को एक तरह की एनर्जी देता है और सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। उन्होंने इसे डेवलप करने के लिए लगातार पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की बात की, मतलब लक्ष्य को ऐसे महसूस करना जैसे वो मिल ही गया हो। दिलचस्प। और हिल सिर्फ अकेले मेहनत पर जोर नहीं देते, ये मास्टरमाइंड की शक्ति वाला सिद्धांत भी जरूरी लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, ये सिनर्जी के बारे में है। हिल मानते थे कि जब दो या उससे ज्यादा लोग एक तय मकसद के लिए एक हार्मनी में अपनी नॉलेज और कोशिशों को मिलाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा दिमाग या शक्ति पैदा होती है। ये ग्रुप सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि आइडियाज के टकराव, नई सोच और मोटिवेशन के लिए भी है। कहते हैं कार्नेगी जैसे लोग ऐसे ग्रुप्स पर बहुत निर्भर थे। और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसकी क्या भूमिका है? हिल इसे इतना जरूरी क्यों मानते थे? हिल के लिए सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का पुल था। पुल? हाँ, कॉन्शियस माइंड और जिसे वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते थे, मतलब यूनिवर्स की नॉलेज या क्रिएटिविटी का सोर्स, उसके बीच का पुल। उनका मानना था कि हम अपने जो मुख्य विचार हैं, इच्छाएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उनसे लगातार सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। इसीलिए वो पॉजिटिव अफर्मेशन और अपनी इच्छा पर इमोशनल फोकस करने पर इतना जोर देते थे, ताकि सबकॉन्शियस हमारे गोल्स के साथ अलाइन हो जाए। समीक्षा में एक सिद्धांत का जिक्र है जो थोड़ा हटके लगता है, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसके पीछे क्या सोच थी हिल की? हाँ, ये वाकई हिल की सबसे अनोखे और शायद थोड़े कंट्रोवर्शियल आइडियाज में से एक है। उनका मानना था कि सेक्सुअल डिजायर इंसान की सबसे पावरफुल भावनाओं और एनर्जीज में से एक है। हाँ। अगर इस एनर्जी को सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन तक ही न रखा जाए, बल्कि इसे कॉन्शियसली क्रिएटिव कामों, बिजनेस या अपने मेन गोल की तरफ मोड़ा जाए, तो ये कमाल के रिजल्ट्स दे सकती है। अच्छा। वो मानते थे कि कई महान नेताओं, कलाकारों ने इस एनर्जी को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया। तो ये सिद्धांत तो दमदार लगते हैं, पर किताब अब लगभग 90 साल पुरानी हो गई है। क्या ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है? समीक्षा इसकी खूबियों के बारे में क्या कहती है? देखिए, समीक्षा मानती है कि इसके जो कोर आइडियाज हैं, जैसे गोल सेटिंग, विश्वास, दृढ़ता, ये तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। किताब की भाषा काफी इंस्पायरिंग है और जो सफल लोगों की कहानियां हैं, वो इसे पढ़ने लायक बनाती हैं। और ये सिर्फ हार्डवर्क के बजाय माइंडसेट और विश्वास की ताकत पर जोर देती है, जो बहुत लोगों को अपील करता है। लेकिन जाहिर है आलोचनाएं भी होंगी। हाँ, बिल्कुल। पहली तो यही कि भाषा और कुछ उदाहरण, खासकर उस टाइम के सोशल कॉन्टेक्स्ट वाले, आज थोड़े आउटडेटेड लगते हैं। दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी ये है कि हिल के कई दावे किस्सों कहानियों पर आधारित हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी या ठोस साइंटिफिक सबूत वो अक्सर नहीं मिलते। और क्या ये विश्वास पर बहुत ज्यादा जोर देना भी एक आलोचना का बिंदु है? हाँ, कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि किताब विश्वास और माइंडसेट पर इतना फोकस करती है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स और एक्शन प्लान की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, जबकि सफलता के लिए दोनों का बैलेंस जरूरी है।
जो किताब हमेशा साफ तौर पे नहीं दिखाती। साथ ही छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े अस्पष्ट, मिस्टीरियस लगते हैं। हिल शायद इसे इंड्यूशन या यूनिवर्स से कनेक्शन मानते थे, पर उसे समझाना मुश्किल है। इन आलोचनाओं के बाद भी किताब की लेगेसी तो कमाल की है। 10 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसे सेल्फ हेल्प जॉनर का एक तरह से फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। इसने अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और आम लोगों को अपनी सोच बदलने और बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर किया है। ये किताब खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जो शायद अभी शुरुआत कर रहे हैं या जो अपने माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाना चाहते हैं, इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं। और हाँ, उन लोगों के लिए भी जो प्रैक्टिकल एक्शन के साथ साथ माइंडसेट और विश्वास की भूमिका को भी अहमियत देते हैं। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी रियलिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये किताब सफलता के लिए एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाने पर जोर देती है। जी, और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सिर्फ सही मानसिकता और अटूट विश्वास बना लेना ही काफी है सफलता के लिए, या फिर ठोस प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाने और उन पर लगातार अमल करने के साथ इसका संतुलन साधना ज्यादा जरूरी है?